हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो आज है बेटा 22 एंड 23 ऑफ सितंबर और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, और उसमें डील करते हैं सबसे पहली न्यूज़ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीसीएस। नाउ दिस इज अबाउट सिख मैरिजेस। नाउ सिख मैरिज रजिस्ट्रेशन देखते हैं इसके बारे में अभी क्या इशू चल रहा है। Now, earlier this month, the Supreme Court directed 17 states and 8 union territories that are yet to frame rules for the registration of Sikh marriages under the Anand Marriage Act of 1909 to do so within 4 months। मतलब Anand Marriage Act को लेके अभी भी states में जो है वो proper rules नहीं बने। और आपने इसमें क्या याद रखना है कि ओरिजिनली आपका Anand Marriage Act का जो ईयर है वो 1909 है। And a bench comprising Justice Vikram Nath and Sandeep Mehta said that until the rules are framed, the states and UTs must accept and register Anand Karaj marriages under existing marriage registration law। और जब तक नहीं बनते तो डेफिनेटली आपको अनंत कारज में जितनी भी मैरिजेस हो रही हैं वो जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसी के अंदर ही आप उसको एक्सेप्ट करोगे। एंड दिस जजमेंट इज मेंट टू इंश्योर दैट सिख कपल्स अक्रॉस इंडिया कैन लीगली रजिस्टर देयर मैरिजेस अंडर देयर ओन रिलीजियस ट्रेडिशन, अ राइट दैट हैज नॉट बीन यूनिफॉर्मली अवेलेबल टू देम दस फार। तो पंजाब में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आउटसाइड पंजाब ताकि जो लोग सिख जो है परंपरा से मैरिज करते हैं उनको इश्यूज ना आए और वो लीगली रजिस्टर कर पाए अपनी मैरिज को अंडर देयर ओन रिलीजियस ट्रेडिशन ओनली। एंड हाउएवर द क्रिटिक्स से दैट सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर डज नॉट एड्रेस सम की लैकुनास, लेकिन अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको कि एड्रेस नहीं किया गया है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्ट एंड द अमेंडमेंट्स, आनंद कारज लिटरली मींस योर ब्लिसफुल यूनियन इज अ prescribed form of marriage in the Sikh faith, and the ceremony is conducted in the presence of Guru Granth Sahib, the holy scripture. Now, to solemnize the marriage, the couple walks around the Guru Granth Sahib, और कितनी लावा होती है that we all know, that is your four times, and as hymns known as lama are recited, and the four chosen verses composed by Guru Ramdas ji, the fourth Sikh Guru, outline the spiritual journey of married couple। और ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि लामा जो है वो किन्होंने लिखी है। And in the early 20th century, efforts by Sikh community for legal recognition of ceremony, specifically to differentiate it from Hindu rituals, led to the enactment of Anand Marriage Act of 1909। तो ये एक्ट इसी वजह से आया था ताकि हिंदू सेरेमनीज से जो है वो अपने सेरेमनीज को अलग कर सके। एंड द वन पेज एक्ट हैड वन प्राइमरी पर्पस टू लीगली sanctify all marriages solemnized through the Anand Karaj ceremony. However, it did not include the provision for their registration। तो इसके अंदर ऑब्वियसली यही बात लिखी गई है कि ऐसी जो मैरिजेस हैं, ठीक है, जो आनंद कारज के थ्रू होती हैं उनको एक लीगल जो है वो स्टेटस मिले, लेकिन इशू क्या है कि इट डिड नॉट इंक्लूड प्रोविजंस फॉर देयर रजिस्ट्रेशन, की अभी भी उसमें रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन जो है वो ऐड नहीं किया गया है। एंड दिस गैप वाज एड्रेस्ड विद इन आनंद मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 2012, जबकि 2012 में ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है लर्न करने वाली, जबकि फाइनली फॉर्मुलाइज किया गया था, तो उसके अंदर अमेंडमेंट के अंदर ये चेंज को एड्रेस किया गया था। एंड इट इंट्रोड्यूस सेक्शन 6 which directed state governments to create rules for the registration of such marriage। Once registered under the act, a marriage would not need to be registered under any other law। तो इसमें एक प्रोविजन है सेक्शन 6 के अंदर जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को बोलता है टू क्रिएट रूल्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच मैरिज इटसेल्फ। Now, states in action, लेकिन states की एक्टिविटी बहुत कम रही। Now, more than a decade later, क्योंकि 2012 की बात हो चुकी है, 2025 चल रहा है आपका, 13 साल आपके बीत चुके हैं। Now, most states and UTs had still not framed rules for registration of Anand Karaj। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस विद इन उसके अंदर नहीं आया है। एंड इन 2022 दैट इज योर नैनीताल बेस्ड एडवोकेट अमनजोत सिंह चड्डा फाइल्ड अ पिटीशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट आर्गुइंग दैट द फेलियर टू नोटिफाई रूल्स वाज डिनाइंग सिख कपल अ statutory facility, and without a marriage certificate couples faced hurdles in matters of residence maintenance, inheritance and succession, he pleaded। तो काफी लीगल वर्क्स में प्रॉब्लम आ रही है और बिकॉज उनको प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो कपल को नहीं मिलता जिन्होंने अनंत कारज के थ्रू जो है वो मैरिज की होती है। Now, earlier this month, Supreme Court issued a comprehensive set of directions to ensure the लॉ इज इम्प्लीमेंटेड नेशन वाइड। तो पंजाब में तो इशू नहीं है, लेकिन बाकी स्टेट्स में एक्चुअली अभी भी चल रहा है, तो इसी वजह से पूरे नेशन वाइड ऐसा जो है वो रूलिंग की गई है कि इसको लेके एग्जैक्टली जो है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो। एंड द बेंच सेड इन अ सेकुलर फ्रेमवर्क दैट रिस्पेक्ट रिलीजियस आइडेंटिटी व्हाइल इंश्योरिंग सिविल इक्वालिटी, लॉ मस्ट प्रोवाइड अ न्यूट्रल एंड वर्केबल रूट बाय व्हिच मैरिजेस solemnized by Anand Karaj are recorded and certified on the same footing as other marriages।
ये स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी आप इसको लर्न करो। एंड द कोर्ट इम्पोज अ पॉजिटिव ड्यूटी ऑन एवरी स्टेट गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है to create a workable registration machinery. It noted the failure to frame rule with holds the very evidentiary and administrative benefits that Parliament has conferred. Now, moreover, the court clarified that no application for registration can be refused solely on the fact that the state has not yet notified. तो अगर ये स्टेट की गलती है, अगर स्टेट ने नोटिफाई नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करो, तो आपको एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड लार्जर डिबेट अभी भी चल रही है फॉर वेरियस रीजंस। मोस्ट सिख कपल्स जो है टुडे आर कंस्ट्रेन्ड टू रजिस्टर देयर मैरिजेस अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए भी प्रोसेस बना ही नहीं है, इस वजह से अभी भी उनको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर ही रजिस्ट्रेशन करानी पड़ रही है, which also recognizes Sikh marriage. So as such, neither the original act nor 2012 amendment nor even the latest Supreme Court action address long-standing concern about maintaining the religious डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मैरी क्लेम। तो अगर अभी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर ही रजिस्ट्रेशन हो रही है तो इससे पहले 2012 में जो भी चेंजेस हुए या सुप्रीम कोर्ट जो भी अब कर रही है उसका कोई भी मतलब नहीं है। For one, while the Act has a framework for registration, it does not include provision for divorce or other matrimonial disputes. Again, very important, means में आप ये सारे पॉइंट लिखोगे कि इसके अंदर जो है रजिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क अगर हो भी जाए तो इसके अंदर डाइवोर्स के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की कोई प्रोविजन नहीं है। And the result seeking divorce must turn to again Hindu Marriage Act itself. Now this issue was flagged in 2012 itself when the amendment was brought in. The Anand Karaj takes place in the presence of Guru Granth Sahib, which makes it imperative for an individual to uphold its marital ties all his or her life. Then Akal Takht Jathedar यानी गुरबचन सिंह हैड सेट। तो 2012 में ये बात की गई थी कि ऑब्वियसली ये टाई जो आप ले रहे हो ये आप गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने कर रहे हो तो आपको इसको हमेशा के लिए निभाना चाहिए। So Sikh preachers Baljeet Singh Dadwal told Indian Express that such an issue must be resolved and it can only be done if, तो इस इशू को लेकर ऐसे छोड़ नहीं सकते, इसको रिजॉल्व तो करना ही चाहिए, ठीक है, कम्युनिटी लीडर्स की तरफ से। Now Sikh need to come a complete marriage act, तो इस वजह से इनको प्रॉपर मैरिज एक्ट की जरूरत है। He said adding that at the moment the marriage act is just a facade behind which lies Hindu marriage act, तो इस वजह से ये सिर्फ एक दिखावा ही बचा है। Gurcharan Singh Garewal, former Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee General Secretary, said that act was too narrow in its scope. It contains barely 10 points, but if you look at Hindu Marriage Act, it runs over 100 pages. तो वैसे ही बहुत ही छोटा एक्ट है। That act consider every detail and specify what will happen if a dispute arises. Now the real pain is that Sikhs are not recognized as a distinct community in the same way Muslims and Christians, and अब ये issue definitely बनना ही है। So Anand Act was legislated half-heartedly without addressing critical issues. It reflects more of symbolic recognition rather than giving Sikhs practical legal right as for separate community. तो आपको मेंस में कोई भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ से उठा के भी दे सकता है। तो डेफिनेटली हम इसके पॉजिटिव्स पे बोलेंगे कि यस काफी सारी जो है वो लेकुनास इस एक्ट के अंदर भी एग्जिस्ट कर रही हैं, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को अपनी नई रूलिंग के साथ जो है वो आना पड़ा है, राइट। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज इंडस वाटर ट्रीटी अगेन। नाउ इट इज ऑन द होल्ड, हमें पता है। तो सवालकोट डैम अ पैनल टू वेट ग्रीन नॉट फॉर चेनाब प्रोजेक्ट, तो इस जो है बेसिकली प्रोजेक्ट को लेके थोड़ा सा आपके लिए एक इशू इमर्ज हो रहा है। Now the stalled सवालकोट डैम ऑन चेनाब, पहले तो इस डैम पे ही आपको पीसीएस पे क्वेश्चन बनता है। ये कौन सी रिवर पे है? चेनाब पे। A river which is part of Indus River in Jammu and Kashmir is back at the center of India's strategy to tap the river's hydropower potential, because चेनाब का पोटेंशियल हम यूज करना चाहते हैं। With the Indus Water Treaty now in abeyance, क्योंकि अभी कुछ देर के लिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया है। The Environment Ministry Expert Panel will this week appraise NHPC's 1865 megawatt project, one of the largest on the Western River, for grant of environmental clearance according to official document। तो अभी इंडिया इसके बारे में सीरियसली सोच रहा है इसको शुरू किया जाए। The upcoming expert appraisal committee meeting is जो है particularly significant, इस वजह से इसको लेके एक मीटिंग हुई जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है for the project, with the panel set to decide whether to recommend जो है clearance without cumulative impact and carrying capacity study, and the studies are generally seen as essential to get the long term ecological and social impact। लेकिन studies बहुत जरूरी होती हैं ताकि long term हम impact देख सकें कि कैसा होगा, and of the large electric project, hydroelectric project, and the exemption would effectively fast track, that is your Sawalkot।
Now, on July 10, less than 3 months after suspension of your Indus Water Treaty, Environmental Ministry जो है, that is Forest Advisory Committee, its clearance is required in parallel with your EAC appraisal if forest land is to be diverted, granted an exemption from these studies at the request of Ministry of Power and Home Affairs. तो अभी ऑब्वियसली फॉरेस्ट का भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से उसको काटना है, कहाँ पे जो है फिर उसको आपको फर्दर एफॉरेस्टेशन के लिए जाना है. So Secretary, Ministry of Power, June 11 letter said that the current geopolitical scenario conducted a detailed CIE and CCS for these river basins. उसको लेकर स्टडी हो रही है कि किस तरह से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो आगे चल के ऐसे प्रोजेक्ट का हो सकता है. दैट मीन्स कि इंडिया इसको सीरियसली अभी ले रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज. थोड़ा सा और देखते हैं इसको लेके कि आपका जो इनिशिएटिव है ये स्टार्ट कब हुआ था. दिस इज इन 1984. द प्रोजेक्ट हैज फेस्ड डिलेज ड्यू टू सेंटर स्टेट टसल्स अंडर योर अगेन इंडस वाटर ट्रीटी. वेस्ट फ्लोइंग चेनाब, इंडस, झेलम रिवर आर अंडर द जो है कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफिशियल फॉर्मली एसोसिएटेड विद द परमानेंट इंडस कमीशन सेड दैट पाकिस्तान जो है वहां पे तब भी हमारा इशू हुआ हैड सॉट इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोजेक्ट, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा सा इसको लेके क्वेश्चन मार्क कर रहा है. बट इंडिया नेवर शेयर्ड एनी इन्फॉर्मेशन बिकॉज अंडर दिस ट्रीटी ईच इज मैंडेटरी टू नोटिफाई द अदर ओनली 6 months बिफोर कंस्ट्रक्शन बिगिंस. तो अभी तक हमने इसको लेके कोई इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को नहीं दी बिकॉज उसमें कंडीशन है कि जब हम डेफिनेटली स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे 6 months पहले ही हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है. So with Indus Water Treaty in abeyance following April 2025 Pahalgam terror attack, government has pushed Sialkot project as a strategic priority. तो इस वजह से अभी ये जो है हमारी थोड़ी सी प्रायोरिटी बन गई है. और the project will divert 846 hectare of forest. Obviously forest land भी divert होगा इसमें. कहाँ से? उधमपुर, मोहर, बटोता and रामबन. And this will include cutting up of around 2,22,000 approximation trees है with maximum 1,26,000 to be felled in your Ramban district only. And the project install capacity ये है आपकी 1406 मेगावाट की हो सकती है स्टेज 1 में और 450 होगी स्टेज 2 के अंदर. So this is all what is going on. सिर्फ आपने इतना याद रखना है फॉर प्रीलिम पर्पसेस के लिए और कि कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, किस रिवर पे है, कौन से ईयर में इसको लेके थोड़ी सी बातचीत की गई. यू मस्ट रिमेम्बर दिस, राइट. नेक्स्ट हमारा न्यूज आर्टिकल है बेटा स्टबल बर्निंग पे, क्योंकि स्टबल बर्निंग पे आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस होंगे और मेंस में तो होने ही वाले हैं. तो स्टबल बर्निंग इन पंजाब जो है इज अ मार्केटिंग सिस्टम फेलियर नॉट अ डिफाइंस. तो इसको लेके एक बहुत अच्छी स्टडी जो है वो इस आर्टिकल के अंदर आई है. तो इसको देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकती है. नाउ hearing petition about stubble burning linked to air pollution, Delhi NCR में Supreme Court on Wednesday suggested the government send जो है some farmers to jail to curb the menace. तो ये इशू चल रहा है कि इन्होंने कुछ फार्मर्स को जो है वो जेल में डाल दिया. तो इन द लाइट ऑफ दिस जो एकेडमिक स्टडी की गई एंड इसके अंदर जो है गवर्नमेंट और मार्केटिंग सिस्टम का फेलियर जो है वो ये पता चला हमें. And in the case of stubble burning and climate change in your neoliberal India, however, cautioned against your penalization of farmer, and the study is authored by your Sujit Raghunath Rao Jagadle. Very very important study for you. ये रेफरेंस, ये नाम आप याद कर लो बिकॉज नाम के साथ ही आप हमेशा जो है अपनी इंटरव्यू में या मेंस में लिख सकते हो. तो इन्होंने इसको लेके प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया है और ये कहाँ पे है, क्या है ये प्रोफेसर है रूरल मार्केटिंग एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमृतसर में, और साथ ही है जावेद एंड शेख. देन IAM पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च वर्क जो है इन्होंने जगादले के साथ किया. The study spanning from 2022 to 24 was published in Journal of your Macro Marketing, that US-based journal है, in March this year only. And the study argues that blaming or criminalizing farmers alone will fail to curb the menace unless structural reforms address the economic and social realities on the ground. It argued that this practice is less about individual choice and more about systemic failure. तो सिर्फ फार्मर्स को पेनलाइज करके कभी भी कुछ फायदा नहीं होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी. एंड रादर देन व्यूइंग themselves as partners in a co-evolving agricultural system, farmers increasingly perceive themselves as victim of exploitative exchange processes. तो वो अपने आप को obviously victim समझ रहे हैं. आप उनको अपने साथ जो है लेकर चलो, गवर्नमेंट को साथ लेके चलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करनी चाहिए जो कि वो नहीं कर पा रही है. And the study also highlights how governmentality and India's minimum support price system along with procurement by FCI have locked farmers in Punjab and Haryana with again wheat to rice cycle में फंसकर रह गए हैं वो.
MSP, while protecting farmers from market fluctuation, discourage crop diversification, leaving little room for alternative to rice cultivation, the study says. अब MSP ठीक है, आपको फार्मर्स को मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाती है, लेकिन उसको डाइवर्सिफिकेशन करने से भी आगे फर्दर रोकती है. So the research contend that stubble burning is a direct outcome of India's agricultural marketing structure shaped by state policies, market forces and farmer marginalization rather than mere ecological lapse. तो जो भी चल रहा है वो गवर्नमेंट की सेटअप की वजह से ही चल रहा है, गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसी से ही चल रहा है. So stubble burning is not an act of defiance but an outcome of distorted governmentality. The government uses indirect way to make people control their own behavior. तो आप indirectly ही ऐसी situations उनके लिए create कर रहे हो. And the study based on कैसे अब ये सारी बातें वो कह पा रहे हैं on the in-depth interviews with farmers, middlemen, local stakeholders in Punjab, Taran, Amritsar, Gurdaspur district concluded that crop residue burning is less about willful disregard and more a consequence of policy distortion. तो फार्मर्स जानबूझकर जो है स्टबल बर्निंग नहीं करते हैं, रादर ये पॉलिसी डिस्टॉर्शन, एक्सप्लॉइटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर एंड फार्मर जो है आपकी उनको अच्छे से जो है वो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से हो रहा है. एंड ऑथर आर्ग्यू दैट in distorted governmentality, the state policies designed to regulate and support agriculture end up disciplining farmers into unsuitable practices. क्योंकि उसके अलावा आप उनको कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं दे रहे हो, जो दे रहे हो वो अनसुटेबल है. एंड by focusing narrowly on the procedure, on the procurement targets and MSP, government has created a system where farmers are compelled to produce only wheat and paddy and in fixed cycle. So studies said around 25% of India's crop residue is burnt. अभी भी 25% जलाया जाता है, releasing black carbon, greenhouse gases with just a short window between harvesting period and the sowing period. वो थोड़े से time period के अंदर ही वो जलाते हैं. And farmers see burning crops residue as a cheapest and fastest option. अभी भी वो cheapest and fastest ही बना हुआ है. And alternative like using stubble as fodder or processing it into pellets are costly and time consuming. तो अभी भी उनके लिए इसको pellets में convert करना या fodder में लेके जाना, ये सारे processes के लिए अगर वो जाते हैं तो वो बहुत time consuming भी है और पैसा भी खर्च होता है. It also said that small and marginal farmers up to 5 acre are comparatively vulnerable, lacking agencies. तो छोटे farmers के पास ऐसी possibilities ही नहीं है, resources नहीं है, access to sustainable waste management. So they operate in what the study calls as marginalized majority, facing debt, insecurity, low living standard. And the study says, adding that low cost practices like stubble burning is a consequence of their limited choice. So ये उनके पास choice नहीं है, इस वजह से वो ऐसा करते हैं. The state has left burning as the cheapest and fastest option for farmers who must clear field quickly for the next sowing by failing to जो है build an ecosystem that creates value out of their crop residue. तो बिना जलाए और कुछ नहीं कर सकते. Study also highlights the entrenched role of your RTAs, that is commission agent, who not only mediate crop sales but also act as an informal money lender, and their dual role often at a high interest rate, and these socially embedded relationship can dispossesses your farmers at will. And the study notes that adding that structural inequality deepens in the result of your stubble burning. तो RTAs का भी कोई अच्छा रोल इसके अंदर नहीं है और ये और ज्यादा stubble burning को ही बढ़ाते हैं, बिकॉज उनका पैसा वापस करना होता है और वो बहुत इजीली पैसा अवेलेबल कराते हैं, फिर उसको ऑब्वियसली वो बहुत डिमांड करते हैं जल्दी वापस लेने की भी. सो क्रॉनिक इंडेटेडनेस है हमारे पास, राइजिंग हाउस होल्ड कॉस्ट है, श्रिंकिंग स्टेट सपोर्ट है, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग टुगेदर क्रिएट्स व्हाट दे कॉल परफेक्ट स्टॉर्म फॉर योर precarity. And then the study recommends multi-pronged reform. तो reforms होने चाहिए हमारे पास. कैसे कैसे? creating market for stubble based products. stubble based products की market कहाँ पे है? पहले वो market create करो. providing assured prices मिले उनको for their stubble and incentivize करो industries को to use stubble based products, ensuring fair price transparency, and then subsidy जो है machinery available to farmers at the affordable prices, and building app linking farmers to stubble buyers, and then energy and food fodder plants होने चाहिए, providing cash support for stubble transport. तो ये सारे ही suggestions आपकी already well formed answer is there कि क्या क्या होना चाहिए, सब मिल रहा है आपको. So paper also call for a shift in cultural aspiration that fuel household debt
noting that consumerism and rising social expenses and the pressures to unsuitable farming. तो हमारा social pressure जहाँ पे हम बेकार की जो पैसा खर्च करते हैं वो भी एक फैक्टर है कि जो फार्मर्स हैं वो अपना पैसा वेस्ट करते हैं. Civil warming is not indiscipline, it is reflection of how policies and market corner farmers into decisions that harm both of them. Society का भी नुकसान हो रहा है, उसके साथ farmers का भी नुकसान हो रहा है. So what will I suggest you people कि आप इसको बहुत अच्छे से कर लो, because आपको with reference बहुत सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं लिखने के लिए फॉर योर मेंस बेटा, राइट. नेक्स्ट हमारा न्यूज आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर पंजाब पीसीएस बेटा, बिकॉज यहाँ पे फ्लड्स को लेके बहुत अच्छे से डिस्कशन आई है. 2008, 19, 23 ये सब ईयर्स थे आपके फ्लड के, लेकिन क्यों आए इसको लेके कुछ रीजन जो है वो बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है. तो देखते हैं क्या क्या हमें इसमें रेफरेंसेस मिल सकते हैं. Now, after causing devastating floods in several districts of Punjab, mainly Majha region, monsoon has now started withdrawing from the state. Obviously, अब monsoon चली गई है. But look in the past, reveal Punjab has faced 4 major floods 18 years के अंदर. 4 floods आए 2008, 19, 23 और उसके बाद साथ ही 25 के अंदर. Now, with 3 of them coming in just last 7 years. Now, what makes this trend more alarming is that half of these occurred not in surplus monsoon year but in normal rainfall year, क्योंकि बहुत ज्यादा मानसून नहीं आई है इस बार, and exposing the state's growing vulnerability to pocket floods driven by intense short duration rainfall. एकदम से ही जब थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा बारिश आती है वो फ्लड का मेन रीजन बनती है. Data from your IMD shows between 2008 to 2025 Punjab recorded 8 deficient monsoon, 7 normal and just 3 surplus years हैं सिर्फ इतनी देर में. And yet it is normal and surplus year that have triggered devastating your floods in 8 to 25, 8 में भी और 25 में भी during surplus year, and 18 to और 23 के अंदर डिस्पाइट नॉर्मल रेनफॉल. 19 और 23 में तो बिल्कुल ही नॉर्मल रेनफॉल थी, फिर भी कहते हैं कि फ्लड्स आए. सो एक्सपर्ट्स पॉइंट टू ए मिक्स फैक्टर फॉर दिस ट्रेंड, स्ट्रक्चरल वीकनेस एंड चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न एज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन अक्रॉस द स्टेट. पूरे स्टेट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन नहीं है. As some districts are seeing excess rain, some deficient, unlike the devastating 1988 flood, when swollen rivers and massive जो है dam release inundated cities and thousands of villages, and your recent floods have been concentrated in pockets. अब जो है floods का भी क्या हो गया, थोड़े से pockets के एरिया में ही आते हैं, पूरा नहीं आता है. और इस बार क्या था, mainly areas near सतलुज, ब्यास, रावी and the seasonal part that is of your घग्गर. Now, the causes जो है that have remained strikingly similar across year. लेकिन ये खास बात है कि सभी सालों में causes एक जैसे ही मिल रहे हैं, जैसे कि weak and deep दूसरी बंद है आपके embankments, silting जो है, chalked rivers है, and drains, encroachment on the natural drainage जो है channels के पास by your farming and urbanization and sudden burst of intense rainfall in river catchment. तो ये सारे reasons ही रहे हैं almost सभी floods के अंदर. मेंस में एग्जैक्टली आपको आंसर एज इट इज ही लिखना है. नाउ फ्लडिंग हैज अकर्ड बोथ एट दोज ऑनसेट एंड द मिडल ऑफ द मॉनसून सीजन. दोनों लेवल पे रहा. 2008 में हैवी मिड अगस्त रेन इन हिमाचल सतलुज कैचमेंट कंबाइंड विद लोकल डाउनपोर कॉज्ड ब्रीचेस इन धुसी बंस अक्रॉस जालंधर एंड कपूरथला, जिससे कि फ्लडिंग हुई. 2019 में अगेन घग्गर रिवर स्पॉइल्ड ओवर and after torrential rain between July 15 to 17 with tributaries like Tangri and Markanda also overflowing, submerging hundreds of villages basically in Malwa region. And ऐसे ही at the same time that year 163 villages of your Doaba, around 100 villages and other districts including Ludhiana, Moga, Firozpur, Fazilka ये बहुत बुरी तरह से हिट हुए. And 2.7 lakh cusic जो है flowed through Satluj leading to breaches near Philor and Gidarpindi. And despite the river not overtopping its bank, weak embankments जो है gave way. तो मतलब जो आपने किनारे बनाए थे वो ही टूट गए. 2023 के फ्लड में स्ट्रक जो है ट्वाइस, फर्स्ट बिटवीन जुलाई 8 to 10 एंड व्हेन योर इन सीजन रेन स्वेल्ड द सतलुज. बहुत ज्यादा बारिश की वजह से सतलुज में बहुत ज्यादा पानी चला गया. एंड उसके साथ ही ब्यास घग्गर कॉजिंग नियरली 100 ब्रीचेस एंड इनडेटेड फार्मलैंड 1400 विलेजेस आपके तब इफेक्ट हुए. अराउंड 15 अगस्त को ब्यास स्वेल्ड अगेन आफ्टर हैवी रेनफॉल और फिर से फ्लड्स आए. एंड देन दिस ईयर माझा रीजन वाज हिट बाय, और अब मेनली क्या है, रावी रिवर ओवरफ्लोइंग विद इट्स हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड फ्लो ऑफ 14 लाख क्यूसेक, अराउंड 4 लाख अबव कैपेसिटी, एंड द फ्लड सिमिलर टू द नेचर ऑफ 1988. And elsewhere in Punjab, floods were caused by your incessant rain and breaches in Dhusi and advanced bunds. Same reason आपका continue हुआ.
Now, Senior Drainage Department again ये क्या कहता है कि पंजाब recent floods are not across the state but in pockets near rivers and drains. ये इस बार का भी है कि आपका ये पॉकेट्स में रहा, रिवर्स और ड्रेन्स के पास ही ज्यादा आपको फ्लड्स जो है वो मिले हैं। और अगेन फिर से वही इंक्रोचमेंट रेन, वीक एम्बैंकमेंट, सडन इंटेंस रेन स्पेल, वही सारे रीजंस आपको मिल रहे हैं। तो उसको लेके सुरेंद्र पाल IMD जो है डायरेक्टर, दे एडेड दैट इवन 1 or 2 days of intense rainfall in the river catchment can now trigger floods several pockets in Punjab। एक या 2 दिन भी ज्यादा बारिश होने से बहुत सारी पॉकेट्स में जो है वो फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये बहुत ही बुरी कह सकते हैं कि एक रीजनिंग है, बिकॉज ऐसे तो कभी भी 2 या 3 दिन कभी भी आपको ज्यादा बारिश मिलेगी तो फ्लड्स ने आना ही आना है। इतनी प्रेडिक्टेबिलिटी हम फ्लड्स को कैसे दे सकते हैं? So this paradox explains why Punjab, despite 8 deficient years in 18 seasons, has still suffered repeated floods, and it is not about the quantum of rain alone, but the timing and concentration and intensity that matter most, he said. Now, rainfall puzzle बन के रह गया हमारे लिए। IMD records show that between 8 to 25 Punjab saw 3 surplus years only, and this year Punjab has already recorded 621.7 mm rainfall against normal of 418, जो कि 49% हमारी above average थी ही, and making it one of the wettest year nearly 2 decades में। By comparison, surplus जो है वो 20.3% जो 2008 का और 20.1% जो है 2018 का। Now, in flood years, August rainfall was critical. अगस्त की रेनफॉल वैसे भी क्रिटिकल होती है with 46.4% surplus 2008 में जैसे हमें नजर आई। और सितंबर रेनफॉल हैज आल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल एंड कोइंसाइड विद द मॉनसून विड्रॉल। उधर मॉनसून विड्रॉ करती है, उस तरफ से हमें फिर जो है वो कुछ जगह पे बारिश भी मिलती है। सो एक्सेस सितंबर रेन हो जाए तो ऑफन एग्रीवेटेड फ्लड कंडीशन, वैसे फ्लड कंडीशन हमारी और ज्यादा जो है बढ़ जाती है, ये भी एक्सपर्ट का कहना है। सो एक्सपर्ट से दैट इन कंट्रास्ट मोर डेफिशिएंट ईयर बट रिकरिंग फ्लड्स अंडरस्कोर पंजाब चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न। पंजाब के अंदर भी आपको चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न मिल रहा है, मींस सितंबर में आपको ज्यादा बारिश मिल रही है। सो ये आपका रीजन है। और इसके अलावा हाई इंटेंसिटी डाउनपोर्स दैट कॉज लेस फ्लड्स इवन व्हेन द ओवरऑल मॉनसून जो है वो टैली रिमेन्स डेफिशिएंट। तो ये हमारा जो है डाटा हमें अच्छा खासा इस न्यूज आर्टिकल से मिल रहा है। इसको मगअप करके रखो फॉर मेंस बेटा। Another important news for PCS, 10 lakh health cover registration ये शुरू हुई है अभी फिलहाल तरन तारण और बरनाला। सो रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट स्कीम फॉर कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट, ये आपकी नई स्कीम है, आपको पता ही होगा इस बारे में। कैशलेस जो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट कब तक कहां तक होगा, अप टू 10 लाख will begin on September 23 in pole bound, obviously पहले पोल वाले एरिया से ये स्टार्ट हुई है। तरन तारण बरनाला, चीफ मिनिस्टर ने बोला एंड मुख्यमंत्री सेहत योजना is meant to cover all basically families in Punjab and got the cabinet approval। तो ये सभी के लिए है और इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री सेहत योजना। And addressing to press conference, Maan said that our priority is basically health, education, infrastructure, and जो है in 3 years we opened 881 आम आदमी clinic and which will increase up to 1000। थोड़ा सा डाटा है ये आप कवर करके देख लेना, लेकिन फिलहाल आपको अभी सिर्फ यही याद रखना है कि आपकी नई स्कीम जो है वो किस चीज को लेकर रिलेट करती है और कौन से डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जिक्र हो रहा है फॉर PCS प्रीलिम्स बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। तो ये देखो ELSA 3 ये सिंक हुआ, अफेक्टेड मैरीन लाइफ, और इसको लेके देखते हैं हमारे पास क्या क्या फैक्ट्स हैं बेटा। Now the sinking of the Liberian flagged container vessel MSC Elsa 3, लाइबेरियन ये कंट्री का नाम याद रखना है आपने, कहाँ पे हुआ, हमारे पास ही केरल कोस्ट। In May this year caused significant ecological disruption. Investigation report submitted by your Ministry of Earth Science. Now, the leakage from ship has affected southeastern Arabian Sea region's water quality, plankton, banthos, fish eggs, larvae, higher marine life, say the report. And following the investigation, marine experts have flagged basically the urgent need for several जो है sealing of the wreck's fuel compartment, and they have requested long-term monitoring of the impacted region to safeguard marine ecosystem। तो उसको अभी डेफिनेटली जो है वो ध्यान से रिसर्च करना चाहिए और उसको लेके जो भी मिटिगेटिंग एफर्ट्स होने चाहिए। एंड दिस बेसिकली ये 28-year-old vessel थी, was sailing from Vizhinjam port in Thiruvananthapuram to Kochi where it capsized around 25 kilometers southwest of Albuza in May 25।
and the ship crew were rescued by Coastal Guard and marine experts from Center of Marine Living Resource and Ecology. ये जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही है इनको जरूर पढ़ा करो कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब ये है, इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी. So they have investigated the incident and have shared the detailed finding and ecological impact thereof. एंड इसको लेके रिसर्च जो है क्रू ऑन बोर्ड फिशरी ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल सागर संपदा वाज डिप्लॉयड फ्रॉम जून 2 to 12 एंड कवर 23 सैम्पलिंग लोकेशंस बिटवीन कोची एंड कन्याकुमारी. और इन्वेस्टिगेटर जो है रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड सच एज, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से पीसीएस का क्वेश्चन बनता है. क्या क्या है कंपाउंड्स में? दैट इज नैप्थलीन, फ्लोरीन, एंथ्रासीन, देन फैंटाफेरीन, देन योरफ्लोथरीन एंड पायरीन. तो ये सारे कंपाउंड जो है वो प्रेजेंट है. एंड द एलिवेटेड लेवल्स ऑफ नैप्थलीन व्हिच नॉर्मली इंडिकेट ह्यूमन इंड्यूस्ड कंटामिनेशन स्ट्रांगली सजेस्ट लीकेज फ्रॉम द रेक्स फ्यूल कंपार्टमेंट. हायर कंसंट्रेशन ऑफ द ट्रेसेस मेटल कॉमनली एसोसिएटेड विद पेट्रोल, पेट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है ये, इंक्लूडिंग निकल, लेड, कॉपर, वेंडियम वर डिटेक्टेड इन बोथ वाटर एंड योर sediments near the site. So these findings confirm that the wreck has become a local source of hydrocarbon and heavy metal pollution. तो ये इतनी सारी पोल्यूशन का कारण अब बन गया है. Zooplankton was found to contain high level of petroleum derived pollutants मिले हैं. Expert noted test confirmed bioaccumulation इससे बढ़ गई and this has raised concern about transfer of these pollutants through the food web. अब ये फिश में और फिश से ह्यूमन बीइंग में आगे जाके एंटर करेगी. So as the incident preceded the southwest monsoon which coincides with the fish breeding period, और भी गलत है, तो fish breeding period के टाइम पे हुआ. Its impact was visible on the early life stages of fish. Now, even the fauna was affected by the incident. Brown noddy seabird was observed taking prolonged shelter on the wreck, repeated जो है preening its feather and a typical behavioral response to oil contamination. जब oil contamination होती है तभी ये bird ऐसा behave करता है of the plumage. So this is about your this accident. और इसमें कौन कौन से आपके जो है compounds responsible हैं, जो भी वहां पे पोल्यूटेंट्स बाहर निकले, वो थोड़ा सा आप अच्छे से लर्न करो. नेक्स्ट न्यूज है रिगार्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. बेटा नाउ अर्थ्स फॉलोअर्स इन स्पेस, वो क्या है? मिनी मून एंड क्वाजाई मून्स. वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ अर्थ स्टैंड्स अलोन इन द सोलर सिस्टम एज अ हैबिटेबल वर्ल्ड. अभी तक तो हमें यही लगता है कि हम ही है जहां पे की हमारा ही प्लेनेट है जहां पे की लाइफ है, और as far as we know, but that doesn't mean that we don't get visitors most often as asteroids. लेकिन asteroids अभी भी घूमते रहते हैं, हमें पता ही है, as a visitor. Now some even chose to stick around for a while, gaining a moon-like status. कुछ हमारे आसपास ऐसे घूमते हैं अर्थ के आसपास कि जैसे मून ही घूमता है, तो मून का स्टेटस जैसे उनको मिल जाता है. And the latest of these is an asteroid that astronomers are calling as 2025 PN7. Spotted this summer, it has an orbit that's similar to Earth's trajectory around the sun. It is known as quasi moon. इसको हमने नाम दे दिया quasi moon का, थोड़ा सा moon जैसा है. Could be the smallest of its kind, perhaps no longer 52 feet. Now, source क्या है? Some asteroids near Earth come from main asteroid belt orbiting जो है between obviously the sun, between Mars and Jupiter की बेल्ट में ज्यादा आपके एस्ट्रॉइड्स जो है वो घूमते हैं. Others are chunk of monsoon. More हो सकता है कुछ आपके जो है ओके. Others are chunks of moon. बाकी जो है मून के ही में भी कुछ टुकड़े हैं. Ejected after major meteorite impact. meteorite टकराने की वजह से शायद वो निकले होंगे. Now because scientists have few telescopic observations of this PN7 and there are no real hints about this origin, only speculation. थोड़ी speculation की basis पे ही लेकिन अभी ये बात चल रही है. और इसमें जो आपके ऑथर्स हैं दैट इज कार्लोस डी ला फ्लुमेनमार्कस, एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, इन सब ने इसको क्वाज़ाई मून डिस्कवरी का नाम दिया. बट वन थिंग इज सर्टन, इट इज टेम्पररी विजिटर, थोड़ी देर के लिए रहने वाला है. एज अ पार्ट ऑफ योर स्पार्सली पॉपुलेटेड फ्लीट ऑफ स्पेस रॉकेट दैट ब्रीफली लिंगर अराउंड, ट्रेल और लीड अर्थ. तो स्मॉलर मून क्या है? अर्थ हैज सेवरल मिनी मून्स एंड क्वाज़ाई मून. एंड मिनी मून आर ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट अवर प्लैनेट. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको डेफिनेशन मिल रही है. मिनी मून्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो ऑर्बिट करते हैं हमारे प्लैनेट को, बट दे मेक फॉर फिकल फैंस. दे टेंड टू स्विंग अराउंड एंड वो थोड़ा सा इधर उधर स्विंग करते हुए चलते हैं. एंड अर्थ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने तक के लिए ही. एंड वन एग्जाम्पल वाज योर PT5 जो कि 2024 में था, which joined our planet last fall and then headed its own way at the end of November. So unlike mini moons, quasi moons orbit the sun, not Earth. Very important. Quasi moon जो होते हैं वो sun के आसपास घूमते हैं, mini moon Earth के आसपास घूमते हैं. And spending hundreds and thousands of years in lock setup with the Earth's orbit. And this protracted
proximity जो है makes them good target for planetary science mission. Now quasi moon जो है like your Komolwa is a destination of Taiwan to a Chinese mission that aims to collect geological sample. तो इस वजह से quasi moon को study करने के लिए हम अपने missions भी भेजते हैं. And scientists spotted then P97 last month with Pan-STAR Observatory and University of Hawaii में पता लगा. The asteroid was when found in archival image going back several years. Now it seems to have shifted into quasi moon orbit 1957 में, just like in time witness जो हमारा Sputnik 1 जो है वो गया था. And astronomers estimated August 1980 then 2025 that PN7 got as close as to Earth as 2.5 million miles, about 10 times the distance between Earth and Moon. तो थोड़ा सा ये इस एरिया में आया. Stimulation show that it will have 126 years residency in Earth's orbit. हमारे ऑर्बिट में 126 साल तक जो है ये रहा है. And this PN7 title जो है after 10 years quasi moon is pending and astronomers try to estimate asteroid size. अभी इसका size हम ढूंढ रहे हैं और उसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता है. Still near Earth asteroid when they are not threatened to crash into planet fascinate astronomers. तो हमें हमारे ऊपर क्रैश तो नहीं करेंगे, इसीलिए हमारे लिए काफी फैसिनेशन है इनको लेके. तो क्वाजाई मून और आपके मिनी मून, इन पे क्वेश्चंस आपका प्रीलिम्स का भी बनता है बेटा. आज का लास्ट हमारा न्यूज आर्टिकल है जीएसटी 2.0 के ऊपर. Now from exemption for Indian bred and health and life insurance for individual to shape tax cuts for beauty, well-being services, ये सब पता है आपको ऑलरेडी. Aspirational goods like air conditioner, big TV, screen, reforms GST जो आपकी है 2.0 टच ए वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये सारी सर्विसेज को टच जरूर किया है जीएसटी 2.0 ने. Effective Monday, the rate RIGIC also seeks to resolve classification dispute by placing similar goods in same rate slab. This will help avoid confusion rising for differential rates for caramelized and salted popcorn, for instance, and the majority जो है आपकी correction inverted duty structure की where the tax rate on output is lower than the tax rate of input. Now inverted duty structure is very important concept pre-means दोनों के लिए, जहाँ पे कि आपके इनपुट पे जो टैक्स वो ज्यादा है, आउटपुट पे कम है, तो आपको कैसे जो है अभी फायदा होने वाला है. ये प्रॉब्लम आपकी ऑलरेडी जो प्रोड्यूसर है उनके साथ जो है वो बन रही है. दिस रेट रेस्टोरेशन इज मेंट टू लीव मोर डिस्पोजेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ पीपल एंड पर हाउस होल्ड जो है कंजम्पशन. लेकिन अभी फिलहाल ये हम कोशिश इसीलिए कर रहे हैं कि जो आपका हाउस होल्ड है उसके हाथ में ज्यादा पैसा आए तो वो ज्यादा कंज्यूम करे. यही लॉजिक है आपका जो रेट कट किए गए हैं जीएसटी 2.0 के अंदर. Now streamlining the process for registration and return refund will be the next government's agenda. तो आप ये काम आसानी से हो, आप रजिस्ट्रेशन रिफंडिंग आपका अच्छे से हो सके, ये अब नेक्स्ट स्टेप में गवर्नमेंट बेटर करेगी. Now slab tweaks के अंदर GST regime rolled out आपके 2017 के and substitute 17 indirect taxes and 13 cesses, while it has seen over dozen rounds of rate tweaks. तो ये हमने उस टाइम पे 17 indirect taxes 13 cesses को एक जगह पे रखा, लेकिन फिर भी क्या रेट होना चाहिए उसको लेके बहुत सारी आपकी मीटिंग्स हुई और उसको लेके मल्टीपल स्लैब्स आई 5, 12, 18, 28 की, एंड उसको फिर बाद में रिप्लेस किया विद ब्रॉडर 2 स्लैब स्ट्रक्चर अभी, दैट इज अ मेरिट रेट ऑफ 5% एंड स्टैंडर्ड 18% इन एडिशन टू स्पेशल डीमेरिट्स ऑफ योर रेट ऑफ 40%. तो मेनली अब आपकी 5 और 18 पे है, और ऑब्वियसली जो आपकी सिन गुड्स हैं वो सब कहाँ पे जाती हैं, दैट इज अराउंड योर 40%. सो जीएसटी रेट्स आर नाउ, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे कौन से जीएसटी रेट्स चल रहे हैं. 0.25 रफ डायमंड एंड प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स पे, 1.5% कट पॉलिश डायमंड पे, 3% प्रीशियस मेटल गोल्ड सिल्वर पे, 5% 516 कैटेगरी ऑफ गुड्स हैं, 12% नॉन सैंड लाइन ब्रिक्स वगैरह, 18% में 640 गुड्स हैं आपकी. तो ज्यादा गुड्स जो है जैसे आपको दिख रही हैं 5 और 18% के अंदर, लेकिन फिर भी इस टेबल को अच्छे से लर्न करना. Now the demerit of 40% applies to 13 category. जो demerit वाली है वो 13 है, such as smoking, pipes, aerated water, non-alcoholic, caffeinated, and your further जो है वो आपके carbonated beverages, yacht, aircrafts, and for personal use, bigger car, bikes. तो ये ऐसी चीजें हैं, इसको भी एक बार पढ़ के रखो बिकॉज इस पे भी आपका क्वेश्चन बनता है कि किन पे 40% मिल रहा है. Services have also been a major cut from being taxed 18% before. Welfare services जैसे health, life insurance जो है उनको exempt ही कर दिया है. And hotels with per day tariff जो है rate of below or equal to 7500 have seen cut of GST rate from 12% with input tax credit उनको मिलेगा to 5% with the output, right?
एंड सैलून्स में वेलबिंग सर्विसेज सच एज हेल्थ क्लब ऑल्सो, वहां पे भी आपका जीएसटी रेट है टू 5 से आपका 5% किया गया है। Now for consumers benefit, obviously household budgets are expected to get boost. Household को फायदा होने ही वाला है, chances है the price change data will compel for 54 categories of items, जिसमें कि फूड है, बहुत सारी आइटम्स है, ड्राई फ्रूट आ गए, बिस्किट्स हैं, बटर है, चीज है। तो आपका ये लग रहा है हमें कि जो आपका हाउस होल्डर को फायदा होने वाला है इसको लेके। लेकिन कुछ इश्यूज जो है वो अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स जो है मेड जीएसटी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अभी भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स हैं और अभी कंफ्यूजन जारी है। एंड देन सम इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैव ऑलरेडी फ्लैग कंसर्न अबाउट इन्वर्जन जो है आपका इश्यूज को लेके, बिकॉज इनपुट पे टैक्स ज्यादा है, आउटपुट पे कम है। तो ये आपके इश्यूज अभी भी जो है वो डेफिनेटली चल रहे हैं, जिसको कि गवर्नमेंट आगे चल के इसको सेटल डाउन करेगी। तो इसमें आपको एक इन्होंने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेके थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। नाउ द वैल्यू एडेड प्रोडक्शन चेन, द टैक्स ऑन आउटपुट इज टिपिकली हायर। आउटपुट पे ऑब्वियसली क्योंकि आउटपुट फाइनल हो जाता है तो इस वजह से वो टैक्स रेट ज्यादा होता है। एंड दिस कैन देन बी सेट ऑफ अगेंस्ट टैक्स पेड ऑन इनपुट, जिसको कि हम कम करते हैं बिकॉज इनपुट वाला टैक्स हम उसमें से माइनस करते हैं, क्योंकि इनपुट पे जो आपका प्रोड्यूसर है उसने ऑलरेडी टैक्स दे दिया होता है। नाउ इन्वर्टेड में क्या होगा, इनपुट ड्यूटी स्ट्रक्चर अराइजेस व्हेन टैक्स पेड ऑन इनपुट इज मोर देन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इनपुट पे वो बंदा पहले ही बहुत टैक्स दे चुका है और आउटपुट पे भी टैक्स कम है, तो उसको फायदा कैसे होगा माइनस करके। फॉर इंस्टेंस अंडर न्यू स्ट्रक्चर स्टील अट्रैक्ट्स 18% जीएसटी, बट बाईसाइकिल जो फाइनली प्रोड्यूस होता है मेड यूजिंग स्टील आर इन द 5% स्लैब। तो ये है आपकी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड दिस लीड्स टू अक्यूमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर व्हिच रीफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट मे कम विद लैग। तो इसमें गवर्नमेंट देगी लेकिन बहुत टाइम के बाद, और इसको लेके क्लैरिटी की कमी है। एंड रिस्ट्रिक्टिंग वर्किंग कैपिटल फॉर बिजनेस, तो इसको लेके अभी गवर्नमेंट नेक्स्ट जो है वो रिफॉर्म लाएगी, लाने ही चाहिए। और ओवरऑल आपको जो है यहाँ पे दिखा रहा है जीएसटी चेंज इन 30 आइटम्स फॉर एन एवरेज अर्बन कंज्यूमर। तो ये मेनली आपका जीएसटी चेंज कहाँ कहाँ पे आपको दिख रहा है। ओल्ड जो है जीएसटी रेट है और इस तरफ जो है वो हमारे न्यू जीएसटी रेट है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये हमें कहाँ कहाँ पे जो है वो न्यू के अंदर वेरिएशन है, ये आपको प्रॉपर इसमें जैसे कि बॉक्सेस करके दिखा रहा है। तो पीछे जो आपने टेबल पढ़ा उसी की ही ये प्रेजेंटेशन है। ब्यूटी सर्विसेज, फुटवियर, पैकेज, ये सब जो है हमारा थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, इसको भी आप एक बार देख सकते हो और मेंस में अगर आप चाहो तो इस तरह की डायग्राम आप बना भी सकते हो। राइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज आप पढ़ते रहो अच्छे से। फेस्टिव सीजन आ गया है, बैलेंस करो अपनी पढ़ाई को और फीडबैक दो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।